हाय एवरीवन, आई एम दीपक कुमार किरण पैरामेडिकल क्लासेस और बिहार पैरामेडिकल साइंस क्वेश्चन आप लोग लेकर के आए हैं 2024 में जो पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है जो कि एक एक करके चूज करके बनाया गया है और इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखें। ये प्रश्न एकदम देख करके एकदम रट लीजिए और यही सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं एकदम यही का यही। तो इसमें से एकदम श्योर है कि 100% श्योर कि यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर करेंगे। पहला प्रश्न आप लोग क्या है? पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि मधुमक्खियों का जहर होता है किस तरह का होता है। मधुमक्खियों का जहर अम्लीय होता है, लवणीय होता है, क्षारीय होता है और विटामिन होता है। कि मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या लवणीय पाया जाता है, या क्षारीय होता है, या विटामिन की तरह पाया जाता है। जिसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होता है। तो हमें ये बताते हैं आंसर कि मधुमक्खियों का जहर जो होता है अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है ना, अम्लीय होता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मधुमक्खी हैं जो दो टाइप्स के होते हैं। जो कि मधुमक्खियों का जो अम्ल डंक होता है वो क्या होता है, जो जहर होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। लेकिन तैतिया का डंक जो होता है क्षारीय होता है। जो तैतिया का डंक जो होता है उसमें बहुत खतरनाक होता है और इसमें बहुत लोगों की जान चल जाती है जब किसी को डंक लगता है तो। ठीक है, तो मधुमक्खियों में बीभी प्रोटीन का जटिल मिश्रण होता है जो कि फास्फोरस, लिपिड और लिटिन जैसे प्रोटीन होते हैं। और ये क्या करता है? रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है ये कि रक्त को थक्का जमने से रोकता है, ऐसा नहीं है, रक्त को थक्का जमाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आप देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन की दर को बढ़ाता है? परिधीय तंत्रिकाएं, अनुकंपीय तंत्रिकाएं, परानुकंपी तंत्रिकाएं, काल्पनिक तंत्रिकाएं। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आंसर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन को बढ़ाता है? हृदय की धड़कन को बढ़ाने वाला कौन है? इसमें आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अनुकंपी तंत्रिकाएँ। क्या हो जाएगा आंसर? अनुकंपी तंत्रिकाएँ, जिसे हम सिम्पैथेटिक तंत्र भी कहा जाता है। पर और क्या होता है कि एक अनुकंपी तंत्रिकाएँ होती है जो कि आराम और पाचन में मदद करता है। क्या करता है? आराम और पाचन में मदद करता है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हम लोग देखेंगे। बी कॉम्प्लेक्स समूह के एक विटामिन नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग पता होगा कि बी कॉम्प्लेक्स जो पाया जाता है और नियासिन की कमी से हमारे बॉडी में कौन कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा मरामस होता है, या प्लेग्रा होता है, रिकेटस होता है, या रतौंधी होता है। अगर आप मेरा पिछला क्लास जब किए होंगे तो पिछला क्लास में आपको बताया गया होगा कि आपको बी कॉम्प्लेक्स की जो प्रचुर मात्राएं होती है वो कहाँ पाई जाती है और इसके कमी से क्या कारण होते हैं और इसके बारे में बताए थे। तो हम लोग बी कॉम्प्लेक्स जो होती है इसका जो इसकी कमी से, नियासिन की कमी से जो होता है प्लेग्रा रोग होता है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग शायद देख सकते हैं बी नंबर आंसर हो जाएगा। प्लेग्रा रोग होता है ना। तो इसके लक्षण होते हैं, क्या क्या होते हैं? लक्षण होते हैं कमज़ोर मांसपेशियाँ होती है और पानी जो पाचन की संबंधी जो भी बीमारियां होती है वो उससे होती है। और त्वचा में सूजन होता है और जलन शामिल भी होता है। जो कि आमतौर पर गरीबी रेखा के क्षेत्र में जो शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं लोग उन्हीं को ये प्लेग्रा रोग होता है। और जो लोग जो भोजन से वंचित रह जाते हैं वो लोग को ये ज़्यादा होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। शैवाल प्रस्फुटन का परिणाम होता है? ग्लोबल वार्मिंग, लवणीकरण, सुपोषण और जैव आवर्धन। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुपोषण, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर। आप लोग देख सकते हैं सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल से बढ़ने से पहले आप लोग से एक आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को शेयर कर दीजिए। शेयर करते के साथ सभी लोग को एक बार स्टेटस लगाएं ताकि आप लोग को पता चले कि किरण पैरामेडिकल क्लासेस लेकर के आई है और जो कि आपको तैयारी अच्छे तरीके से करवा रही है। ठीक है, एक अवशिष्ट पदार्थ पीने से, अवशिष्ट पदार्थ माने कंटिमिनेटेड पदार्थ पीने से, कंटिमिनेटेड मतलब दूषित जल पीने से या दूषित पदार्थ पीने से पानी के स्रोत में दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से
कौन सा बीमारी फैल जाता है? स्कर्वी होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? टाइफाइड एक बीमारी होता है। क्या होता है? टाइफाइड बीमारी होता है, जो कि तीव्र संक्रामक बीमारी है, जो कि सैलोनोमा टाइफाइडी बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या होता है? सैलोनोमा टाइफाइडी बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि दूषित जल पानी ग्रहण करने से होता है। दूषित जल पानी लेने से क्या होता है कि हैजा, टाइफाइड, दस्त, पेचिस, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, पोलियो जैसी बीमारियां, खतरनाक बीमारियां उसके जहर में उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं। क्या इसका आंसर क्या होगा? तो कहाँ पे जीवाणु उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर बताइएगा। मटर में होता है, या गेहूं में होता है, मक्का में होता है, कि जई में होता है? किसके अंदर वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे स्थिरीकरण ज़्यादा सजीवी जीवाणु उसमें पाए जाते हैं? तो आपको ये पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि मटर में होता है। क्या होता है? मटर में होता है। ठीक है, मटर में सिमाइगोसिस पाया जाता है, या दो से अधिक जड़ों वाला में पाया जाता है। ठीक है, अलग आगे। ठीक है, विशेषकर पश्चिम के बच्चों जिन्हें धूप की कमी मिलती है, उन्हें में कौन से रोग से पीड़ित होते हैं? तो सूखा रोग, त्वचा शोथ, स्कर्वी, खसरा। तो इसमें कौन से रोग से पीड़ित होते हैं? जिसको धूप नहीं मिलता है, वो कौन से रोग से पीड़ित होते हैं, इसके बारे में बताइए। तो वो सूखा रोग से पीड़ित होता है, जो कि कम धूप मिलने से रिकेटस बीमारी होती है, सूखा रोग। ठीक है, रिकेटस बीमारी और इस पीड़ित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्यों बढ़ेंगे? अगला सवाल क्या है ना? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सहयोगी कोशिकाएं किसके लिए अद्वितीय होती है? सहयोगी कोशिकाएं किसके लिए अद्वितीय होती है, इसके बारे में बताइए। तो सहयोगी कोशिकाएं जो होती है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इसके लिए किसके लिए होती है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। अभी हम बात कर रहे थे एक बीमारी के बारे में, जो कि सूखा रोग के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सूखा रोग जो होता है कि नरम हड्डियाँ और कमज़ोर होने से निरंतर विटामिन डी की कमी हो जाती है, और इसमें विशेष रूप से पश्चिमी देशों में ये बीमारियाँ सबसे ज़्यादा होती है। इसका सवाल का आंसर बताइए। इसका सहयोगी कोशिकाएँ किसके लिए अद्वितीय होती है? कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला सवाल की बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? लैक्रिमल ग्रंथियाँ घोषित होती है, कहाँ होती है? लैक्रिमल ग्रंथियाँ कहाँ होती है? हथेलियाँ में होती है, मुँह गुहा में, नेत्र कक्षा में, पेट में। तो लैक्रिमल ग्रंथियाँ जो होती है आँख में पाई जाती है, जो कि नेत्र कक्षा में होती है। सी नंबर ऑप्शन होगा। तो लैक्रिमल ग्रंथियाँ से नेत्र कक्षा में स्थित होती है, जो तरल पदार्थ को छोड़ता है और आँख के सतह को चिकनाई और नमी देकर साफ और सुरक्षा रखने की कोशिश करता है ना? ये कोशिश बहुत अच्छा होती है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक होता है? कौन सा मच्छर जो होता है जीका वायरस का वाहक होता है, बताइए। जीका वायरस का वाहक होता है, कहने का मतलब आंसर यहाँ कौन सा है? इसका आंसर बताइए। क्यूलेस होता है, या एडिस होता है, या इन्फ्लुइज होता है, या क्यूलेसेटा होता है? कौन से आंसर इसके होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एडिस मच्छर होता है। क्या होता है? एडिस जीका वायरस का वाहक। अगला सवाल है, जो कि बायोलॉजी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग को क्या कहते हैं? शेयर कर दीजिए। सभी लोग क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे बच्चों। इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को, इसमें बायो और फिजिक्स दोनों मिले हुए हैं, और व्यक्ति सभी लोग क्या करेंगे? इसको शेयर कर देंगे बच्चा। सभी लोग शेयर करेंगे, है ना? सभी लोग जो जुड़े हैं वो सभी लोग शेयर करेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। पत्तियां में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक क्या है? इसका फ्लेमिंग विलियन होता है, आयोडीन विलियन होता है, या मिलियन अभिकर्मक होता है, बेडिक कर्मक विलियन होता है? कौन सा क्या होता है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आयोडीन क्या हो जाएगा? आयोडीन। बी नंबर आंसर होगा, जो कि आयोडीन की रंग जो होती है काला और क्या होता है? बैगनी रंग का होता है। काला और बैगनी रंग का होता है ना? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल भी बायोलॉजी से रिलेटेड है। दालें किसका अच्छा स्रोत है? दाल में क्या क्या पाया जाता है? सबसे अच्छा ज़्यादा कौन पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या हो जाता है? प्रोटीन। जो कि प्रोटीन जो है आपको मेथनोइक क्या है? प्रोटीन क्या है?
नोइक नामक आवश्यक अमीनो अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत इसमें कम होती है और इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मानव सम्मेलन 1972 कहाँ आयोजित हुआ था, आयोजित किया गया था। मानव सम्मेलन जो है 1972 कहाँ आयोजित किया गया था, इसका आंसर बताइए। तो मानव सम्मेलन आयोजन जो होता कहाँ किया गया था, तो आपको आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये स्टॉकहोम ने किया था, पेरिस में किया गया था, जिनेवा में, या ऑस्ट्रेलिया में कहाँ किया गया था। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा बच्चा। सभी लोग जल्दी से बताएंगे, जो भी लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। अब ये इसका स्टॉकहोम में किया गया था। स्टॉकहोम एक जगह है जो कि 16/5/1972 को किया गया था। 16/5/1972 को किया गया था। 16/5/1972 को किया गया था। 1972 को किया गया था, 75 नहीं 72 लिख सकते हैं, 72। अगला सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं एक लोग कोशिश कर सकता हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको ये सब रोगों के बारे में पता नहीं है, ये सब जरूर से ध्यान से पूर्वक देख लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स समूह के नियासिन में विटामिन की कमी के कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताइए। मरामस होता है, पेलाग्रा होता है, रिकेटस होता है। अभी इसकी बीमारी के बारे में बताया थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पेलाग्रा होता है, जो कि विटामिन D3 के कारण, विटामिन B3 या नियासिन की कमी के कारण क्या होता है, पेलाग्रा रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत कहाँ पाया जाता है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इसका मुख्य स्रोत कहाँ पाया जाता है। मांस, मछली और अंडे और सब्जी में पाई जाती है। ठीक है, अंडे और सब्जी में पाया जाता है और मांस मछली में पाया जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉग फिश का आवास है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉग फिश का आवास है। नदी, समुद्र, झील और कच्छ। नदी, समुद्र और झील और कच्छ, क्या आंसर होगा इसका, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका हो जाएगा समुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, समुद्र हो जाएगा, समुद्र। इसका आंसर समुद्र हो जाएगा। ये समुद्र शार्क परिवार के डॉग फिश जो आते हैं शार्क परिवार से आते हैं, जो कि प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। 2800 मीटर ये क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। ठीक है, बहुत बड़ा ये जानवर है। अगला सवाल, खाली स्थान का और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। कौन सा कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसका आप लोग पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के बना कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण कहा जाता है। क्या है, जो आप प्रवर्तक सतह है, यहाँ से आपतित किरण आ रही है, परावर्तित किरण है, बीच में क्या है, अभिलंब है, तो दोनों के बीच के बना जो कोण होता है क्या कहलाता है, आपतन कोण का। इसके बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा बाबू, डी नंबर। अगला सवाल, स्क्रीन पर अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। स्क्रीन पर अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। आप इसमें फिजिक्स का अगर दर्पण का जो सवाल पढ़े होंगे, मिरर का जो भी सवाल पढ़े होंगे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। तो इसमें अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब कैसा होता है, किसके बारे में बताइए। अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, जल्दी से बताइए। अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब कैसा होता है। एक क्वेश्चन जो आपके पिछले क्वेश्चन थे, आपतित किरण और कोण के बीच जो आपतन कोण को क्या कहा जाता है, तो सामान्य होता है। क्या होता है, जैसे कहने का मतलब परावर्तक सतह है, ऐसे आई आपतन कोण, ऐसे परावर्तित। मान लीजिए इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बना, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो पूरा 180 डिग्री होता है, लेकिन 90 बनाएगा तो फिर बचेगा कुछ, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ ये जितना 45 डिग्री का कोण बनाया तो ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये कह रहा था क्वेश्चन, सॉरी गलती हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बी। अगला सवाल हम लोग कर रहे थे, उसका सवाल क्या है, स्क्रीन पर अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब का कैसा होता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अभिसारी लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अभिसारी लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अब वास्तविक होता है या उल्टा होता है। इस तरह के सवाल को जवाब आप लोग खुद से दे सकते हैं, तो सवाल का जवाब खुद से दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। तो इसका बनता है वास्तविक और उल्टा और छोटा होता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा और छोटा होता है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है जब किसी वस्तु को अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु और लेंस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आभासी और क्या बनता है, आभासी और सीधी और छोटा बनता है। आभासी और सीधी और छोटा बनता है। आभासी और सीधी और छोटा बनता है, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाता है, आभासी और सीधी और छोटा बनता है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आवर्धक ग्लास में आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। आवर्धक ग्लास पर आमतौर पर किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो आपका हो जाएगा इसका उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ए नंबर आंसर हो जाएगा। और आगे सभी सवालों का जवाब अच्छे से मिला होगा और सभी लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो रट लीजिए, एकदम अच्छे से रट लीजिए और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे अच्छे क्वेश्चन है, सबसे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और सभी लोग शेयर कर दीजिए सभी बच्चों को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।